इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के अंतर्गत संज्ञा टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा आखिर क्या होती है, किस आधार पर इसके कितने प्रकार होते हैं और साथ ही हम उसके जो विभाजन है, जो प्रकार है, उसके अंतर्गत जितने भी आपके उदाहरण हैं उन सभी के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले संज्ञा क्या होती है। संज्ञा का परिभाषा तो किसी व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। व्यक्ति का तात्पर्य है यहाँ पर किसी का नाम, जैसे राम, मोहन, सोहन, ये सभी व्यक्ति का नाम है तो वह संज्ञा कहलाते हैं। वहीं है आपका स्थान का नाम, जैसे रायपुर, दिल्ली, मुंबई, ये सब स्थान के नाम हैं तो ये भी आपके संज्ञा कहलाएंगे। और वहीं अगला होता है भाव, जैसे क्रोध, दुखी, हंसना, ये सब इंसान के भाव हैं तो ये सभी आपके संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा का हम प्रकार देखते हैं तो संज्ञा को आपको दो आधार पर विभाजित किया गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, वहीं अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा 3 प्रकार, और अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो पहला होता है आपका रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। उत्पत्ति मतलब निर्माण, किसी भी जो संज्ञा शब्द है उसका निर्माण किस प्रकार होता है तो उसी के आधार पर ये 3 प्रकार होते हैं। रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिसका सार्थक खंड संभव न हो। वहीं यौगिक शब्द जो कि 2 अलग अलग शब्दों से बना होता है और जिसका सार्थक खंड संभव होता है। परीक्षा में इससे आपके प्रश्न नहीं पूछे जाते, आपका जो मेन प्रश्न पूछे जाते हैं इससे पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपको बोले कि लड़का में कौन सा संज्ञा है, वहीं पूछा जा सकता है कि गंगा में कौन सा संज्ञा है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक और 5वां है आपका भाववाचक। जैसा इसका नाम है उसी के आधार पर आपको इसे समझना होगा। चलिए सबसे पहला हम देखते हैं प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा होती है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो या फिर किसी वस्तु का बोध कराता है तो वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर नाम है राम, गंगा, पटना। किसी स्थान का नाम है बिहार की राजधानी पटना है तो वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। वहीं जातिवाचक संज्ञा, इसे ध्यान से समझिएगा, इन दोनों के अंतर को क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा जो है वह किसी जाति का बोध कराती है, ठीक है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब जाति का बोध कैसे कराएगा, देखिए नदी, नदी जो है किसी एक नदी के बारे में नहीं बोला है। वहीं अगर हम बोलते गंगा नदी तो गंगा नदी आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यमुना नदी तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है क्योंकि वह किसी एक नदी का नाम है, ठीक है। लेकिन अगर पूरे हम समुदाय को बोले कि नदी तो बहुत सारी नदियाँ होती है। उसी प्रकार पर्वत भी बहुत सारे पर्वत है, जैसे हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय पर्वत कौन सी संज्ञा है तो वह होगी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। वहीं अगर सिर्फ पर्वत पूछा जाए तो वह होगा आपका जातिवाचक। लड़की किसी पूरे समुदाय को आपको प्रदर्शित करता है कि लड़कियों के जो समुदाय हैं उसे प्रदर्शित करता है। वहीं किसी का नाम है, मान लीजिए मीना किसी का नाम है तो यह जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और वहीं अगर आपसे लड़की पूछा जाए तो वह पूरे आपके लड़की जो समुदाय है उसे प्रदर्शित करता है, इस कारण यह जातिवाचक संज्ञा होगा। तो इस अंतर को याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम, तीसरा प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे इसका नाम है द्रव्य मतलब जिससे कोई भी वस्तु बनती है। आप सभी जानते हैं कि वस्तु के आपके 3 प्रकार होते हैं, ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ और गैस पदार्थ। संज्ञा शब्द में सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, उससे कोई वस्तु बना है, ठीक है, जिससे कोई वस्तु बना होता है उसे ही कहा जाता है आपका द्रव्य। जैसे यहाँ पर अगर आपको बोले सोना, चांदी, तांबा, ये कौन सी संज्ञा है तो आपको ये समझ जाना है कि यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है क्योंकि सोना चांदी से कोई चीज़ बनती है। द्रव्य जैसे तेल, पानी, घी और गैस जैसे धुआं, ऑक्सीजन, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं।
अगला है चौथा समूहवाचक संज्ञा। इसके नाम को याद रखिएगा, जैसा नाम है वैसा ही इसकी परिभाषा है। समूहवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति का वाचन न करके समूह समुदाय का वाचन करे। इसमें समूह समुदाय का वाचन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, कोई वर्ग है तो वो पूरे आपका समूह को प्रदर्शित करेगा। टीम जो है, टीम किसी अकेले का टीम नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। आपका सभा में भी बहुत सारे लोग होते हैं, समिति, आयोग, परिवार में भी बहुत सारे सदस्य होते हैं। किसी एक व्यक्ति से परिवार नहीं बनता, परिवार के लिए आपका 2 या 2 से अधिक इंसान का होना ज़रूरी है। अगला है आपका पुलिस, कर्मचारी आदि। ठीक है, तो ये सभी आपका समूह का बोध कराते हैं, इस कारण ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका भाववाचक संज्ञा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी परिभाषा है कि किसी भाव, दशा आदि का ज्ञान कराने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इससे किसी व्यक्ति के भाव का पता चलता है कि वह क्रोध में है या फिर वह मिठास स्थिति में है, उसकी वाणी मिठास है, या फिर वह यौवन अवस्था में है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखिए जातिवाचक संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है और क्रिया से होता है। ठीक है, हम अभी जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें हम हिंदी भाषा के जितने भी टॉपिक हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, संधि, समास, इन सभी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे। तो देखिए, इन सभी से आपका भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। तो इसके लिए आपको क्या प्रत्यय यूज करना है, इस प्रत्यय को आपको याद करना है। अगर प्रत्यय जो है वह अंत में प्रयुक्त होता है तो इन सभी के अंत में अगर आओ, त्व, पन, अन, ईमा, ई, ता, हट, इस सभी प्रत्यय को आपको याद रखना है। अगर किसी भी शब्द के अंत में ये सभी जुड़े हुए तो आप इसको लगा दीजिएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल है। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, ये किस प्रकार निर्माण हुआ है। जैसे जो पुरुष है, अभी मैं बताया कि यह जो है किसी पुरुष समुदाय को प्रदर्शित कर रहा है, इस कारण यह जातिवाचक है। और इससे अंत में आपका त्व जो प्रत्यय है वो लगा है तो बन गया आपका पुरुषत्व। अगला है नारी, तो नारीत्व, गुरु है तो गुरुत्व। वैसे विशेषण से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनता है। जैसे सुंदर, जैसे सुंदर फूल, तो यह फूल की विशेषता बता रहा है, इसलिए जो सुंदर है वह विशेषण है। और अगर इसके अंत में हम ता प्रत्यय लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। अगला है वीर से वीरता, धीर से धीरता। इससे आपका डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुंदर विशेषण में हम कौन सा प्रत्यय लगाएं कि वह भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाए, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही भाववाचक संज्ञा है। तो याद रखिएगा, सुंदरता अंत में ता रहता है, वीरता, धीरता। अगला है आपका क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया मतलब होता है काम। जैसे घबराना, तो घबराना से होता है घबराहट, थकना से होता है आपका थकान। तो क्रिया में यहाँ पर भाववाचक संज्ञा इस प्रकार ये परिवर्तित हुआ है। अगला है आपका अवयव से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पर दूर से बना है दूरी, निकट से बना है निकटता। तो ये हुआ संज्ञा के बारे में आपका पूरा डिटेल से सारी जानकारियाँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।